हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम चर्चा करेंगे टॉपिक बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन के बारे में। तो जो हमारे पिछले लेक्चर थे उनमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ा कि ब्लड का फंक्शंस क्या होता है। इसके अलावा हमने ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ब्लड के क्या फंक्शंस होते थे? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, और गैसेस का एक्सचेंज। ठीक है, और जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं वो ब्लड के द्वारा बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? ब्लड के कंपोनेंट्स। तो ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं और सेलुलर कंपोनेंट्स। इसके बाद हमने प्लाज्मा के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था और हमने सेलुलर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। सेलुलर कंपोनेंट्स को हम कह रहे थे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं ये किस प्रकार के होते थे? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हमने इनके बारे में डिटेल में पढ़ा था। हमने प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ा था और जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप, ठीक है, कौन से किस किस प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ए ब्लड, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, फिर ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम जो प्रीवियस लेक्चर है उसको उसकी कंटिन्यूएशन करेंगे और हम पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर के बारे में। तो पिछले लेक्चर में आपको मैं बता रहा था कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर, और जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो होता है यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे पहले इनके बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ, और फिर अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, और अंत में हम पढ़ेंगे ह्यूमन के हार्ट के बारे में कि ह्यूमन के हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल डोनर के बारे में। यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन with any other blood group, and hence O group individuals are called as universal donors. ठीक है, क्लियर है? अब यूनिवर्सल डोनर क्यों होते हैं हमें पता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ये है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक है, यहां पर एंटीजेंस की अगर हम बात करें, यहां पे एंटीजेंस मौजूद नहीं होते, नो एंटीजन। एंटीबॉडी की बात करें अगर हम, तो एंटीबॉडी होते हैं इसमें एंटी ए एंटीबॉडी, और इसके अलावा होते हैं एंटी बी एंटीबॉडी। ठीक है, अब ठीक है, इसमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता। ठीक है, मींस इसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसकी वजह से इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये सारे इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है? इट कैन डोनेट ब्लड टू ए ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल, बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल, ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल और ओ। ठीक है, सबको ये ब्लड डोनेट कर सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन ही मौजूद नहीं होता। अब जो ए बी होता है उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, उसमें दोनों एंटीजेंस मौजूद होते हैं पर एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स जो कोई भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकें। तो द पर्सन विद ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप्स ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप के जो इंडिविजुअल होते हैं उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट या यूनिवर्सल रिसीवर। अब दोबारा हम बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। यहां पे एंटीजन क्या मौजूद होगा? एंटीजन होता है, इस पे दोनों ए और बी एंटीजन मौजूद होते हैं।
पर एंटीबॉडी यहाँ पे कौन सी मौजूद होती है? एंटीबॉडी यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होती. देयर इज नो एंटीबॉडी प्रेजेंट. तो इन द ब्लड ग्रुप ए बी both antigens are present but there is no antibody. So because of this it is a universal receiver. It is a universal receiver because it doesn't have any antibodies. इसमें कोई antibodies ही मौजूद नहीं होती. ठीक है, antibodies मौजूद नहीं है. ठीक है, तो वो रिएक्ट नहीं करती एंटीजन से. तो जो भी ब्लड आ रहा है, ठीक है, अगर उस पर एंटीजन मौजूद भी है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल में एंटीबॉडी ही प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो ये सारे इंडिविजुअल से ये ब्लड रिसीव कर सकता है. मतलब कि वो इंडिविजुअल तो ये ए ब्लड ग्रुप वालों से भी ले सकता है, बी ब्लड ग्रुप वालों से भी, ए बी और ओ, इन सब से ये ब्लड रिसीव कर सकता है. ठीक है, आगे चलते हैं. हम आर एच ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, अब आर एच ग्रुपिंग क्या होता है? इट इज अनदर एंटीजन. ठीक है, आर एच के बारे में पढ़ा था. आर एच एक सरफेस एंटीजन है. तो आर एच क्या होता है? इट इज अ सरफेस एंटीजन. ठीक है, और ये कहां मौजूद होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज. इट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसीज. ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स की सरफेस पे मौजूद होता है ये. ठीक है, अब इन एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है, एंटीबॉडीज बनती हैं, आपको पता होगा. नाउ RH group, it is another antigen. The RH antigen similar to one present in rhesus monkey. तो RH नेम कहां से आया? ये आया है rhesus monkey से. ठीक है, rhesus monkey से ये RH आया है. ठीक है, तो this RH antigen is similar to the one present in the rhesus monkey and is also observed on the surface of the RBCs. ठीक है, of majority of the humans, nearly 80%. ठीक है, तो नियरली 80% जो ह्यूमंस होते हैं उनकी आरबीसीज पर, ठीक है, ये आरएच एंटीजन मौजूद होता है. ठीक है, क्लियर? तो अब लिख सकते हैं आरएच जो एंटीजन होता है इज प्रेजेंट ऑन, ठीक है, 80% ऑफ द ह्यूमन आरबीसीज. क्लियर? और इसके बेसिस पे, ठीक है, अगर इफ आरएच एंटीजन इज प्रेजेंट, इफ आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा. और अगर आरएच एंटीजन नेगेटिव होगा और आरएच एंटीजन एब्सेंट होगा तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव. ठीक है, आरएच एंटीजन जो होता है अगर एब्सेंट होता है तो उस केस में हम बोलेंगे नेगेटिव. तो अगर अगर हम ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसमें आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट होगा तो हम लिखेंगे ए पॉजिटिव, अगर एब्सेंट होगा तो हम लिखेंगे ए नेगेटिव. ऐसे ही हम लिखेंगे बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव. ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं. अब आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं मैं. तो द इंडिविजुअल विद आरएच एंटीजन आर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव, यानी कि जिसमें आरएच एंटीजन मौजूद होता है आरबीसीज की सरफेस पे, हम उसे कहते हैं आरएच पॉजिटिव इंडिविजुअल. एंड दोज इन विच एंटीजन इज एब्सेंट दे आर नोन एज आरएच नेगेटिव, यानी कि अगर आरबीसीज पर आरएच एंटीजन मौजूद नहीं है तो हम इसे कहते हैं आरएच नेगेटिव. अब आप देख सकते हैं एन आरएच नेगेटिव पर्सन if exposed to a RH positive blood will form specific antibodies against the RH antigen. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? अगर हम केस लेते हैं
एक पर्सन 1 है, ठीक है, इंडिविजुअल 1 है, इसको हम ए लेते हैं। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है? इसके जो ब्लड है उस पे आरएच जो एंटीजन है वो एब्सेंट है, ठीक है, आरएच एंटीजन एब्सेंट है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे ये पर्सन जो है आरएच नेगेटिव हुआ बिकॉज आरएच एंटीजन इज एब्सेंट। ठीक है, अब दूसरा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल बी, यहाँ पे आर एच पॉजिटिव है ये, यानी कि आर एच एंटीजन जो है वो है प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर। अब क्या करते हैं, जो आर एच पॉजिटिव का ब्लड अगर हमने ट्रांसफ्यूज किया आर एच नेगेटिव में, अब अगर आर एच जो नेगेटिव पर्सन है, ठीक है, ये आर एच नेगेटिव पर्सन इफ रिसीव्स द आर एच पॉजिटिव ब्लड, अगर इसको हमने आर एच पॉजिटिव ब्लड से, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन किया, तब जो आर एच नेगेटिव पर्सन है इसमें एंटीबॉडीज बन जाती है आर एच फैक्टर के अगेंस्ट। तो दिस पर्सन विल डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट आर एच पॉजिटिव। ठीक है, इस एंटीजन के अगेंस्ट आर एच नेगेटिव पर्सन में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। क्लियर। तो ये लिखा है an Rh negative person if exposed to Rh positive blood will form specific antibodies against the Rh antigen. Therefore, Rh group should also be matched before the transfusion. तो blood transfusion जब हम कर रहे होते हैं तो हमें दो चीजें माइंड में रखनी होती है, ठीक है, कि वो किससे रिसीव कर सकता है ब्लड। ठीक है, जैसे ए ब्लड ग्रुप है वो किससे रिसीव कर सकता है ब्लड, वो ए इंडिविजुअल से और ओ इंडिविजुअल से ब्लड रिसीव कर सकता है। वैसे ही बी इंडिविजुअल है अगर, या उसका बी ब्लड ग्रुप है, तो वो जो पर्सन होगा जिसका बी ब्लड ग्रुप होगा या जिसका ओ ब्लड ग्रुप होगा उससे ही ब्लड रिसीव कर सकता है। तो हमें पहले तो ये माइंड में रखना पड़ता है, और दूसरी बात हमें माइंड में रखनी है कि आर एच एंटीजन उसमें प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्योंकि आपने देखा आर एच नेगेटिव पर्सन में क्या होता है, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है अगर आर एच पॉजिटिव इंडिविजुअल से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। तो इसको कहते हैं हम आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, अब आर एच इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स व्हेन अ प्रेग्नेंट मदर हैज आर एच नेगेटिव ब्लड। तो मदर में क्या है, मदर में है आर एच नेगेटिव ब्लड। ठीक है, और फीटस क्या होगा, फीटस हैज आर एच पॉजिटिव ब्लड। तो वही कंडीशन हो गई। ठीक है, मदर है यहाँ पे आर एच नेगेटिव, मदर क्या है आर एच नेगेटिव है, और जो फीटस है, ठीक है, फीटस है, अगर फीटस आर एच पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ठीक है, तो आर एच फैक्टर इज द प्रोटीन, आर एच फैक्टर की बात कर लेते हैं दोबारा। इट्स द प्रोटीन दैट कैन बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज। इसको हम कहते हैं आर एच पॉजिटिव, और एब्सेंट इस केस में हम कहेंगे उसे आर एच नेगेटिव। तो इस केस में क्या होता है, जब मदर आर एच नेगेटिव होती है और फीटस आर एच पॉजिटिव होता है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं, क्योंकि जो फीटस और जो मदर का जो ब्लड होता है वो आपस में वो मिक्स नहीं होता। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द मदर्स ब्लड एंड द फीटस ब्लड बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय द प्लासेंटा। तो प्लासेंटा, ठीक है, की वजह से मदर और जो फीटस का ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं होता। तो आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी आर एच एंटीजेंस of the fetus typically do not get exposed to the RH negative blood of the mother। यानी कि फीटस का जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो मदर के RH नेगेटिव ब्लड से उसका कोई भी एक्सपोजर नहीं होता। और ये क्यों नहीं होता, बिकॉज द फीटल ब्लड सिस्टम एंड द मैटरनल ब्लड सिस्टम दे आर सेपरेटेड बाय द प्लासेंटा। ठीक है, प्रिवेंटिंग द डायरेक्ट ब्लड एक्सचेंज। तो डायरेक्ट ब्लड एक्सचेंज नहीं होता, बस प्लासेंटा के थ्रू, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो पाता है। ठीक है, पर ब्लड का एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादातर नहीं आती। पर इसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग दी
चाइल्ड बर्थ, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या होता है, जिसको हम पार्चुरेशन भी कहते हैं, ठीक है। डिलीवरी टाइम पे क्या होता है, इसको हम डिलीवरी भी कह सकते हैं। हाउ है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जब फर्स्ट चाइल्ड की जब डिलीवरी होती है तो उस केसेस में क्या होता है, तब ब्लड की मिक्सिंग होती है और तब जो मदर का जो ब्लड है वो एक्सपोज हो जाता है जो फीटस के RH पॉजिटिव ब्लड से, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड it is possible for the maternal blood to be exposed to the small amounts of RH positive blood, ठीक है। Now this exposure can occur due to the rupture of the fetal blood vessels during the birth, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब ये क्या करें, ड्यूरिंग दी डिलीवरी क्या होता है या ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ क्या हो रहा है, जो RH पॉजिटिव जो ब्लड है फीटस का वो फीमेल के RH नेगेटिव ब्लड से मिक्स हो सकता है, जिसकी वजह से अब जो मदर है उसमें एंटीबॉडीज जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और ये ब्लड का मिक्सचर क्या कैसे हो सकता है, टू द रप्चर ऑफ द फीटल ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग द बर्थ। अब क्या होता है, अब जो मदर होती है उसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है अगेंस्ट द RH एंटीजन। नाउ इफ सच एक्सपोजर अकर्स द RH नेगेटिव मदर, ठीक है, जो RH नेगेटिव मदर है उसका जो इम्यून सिस्टम है they may recognize the RH positive cells as the foreign and start producing antibodies against the RH antigen। तो इसका मतलब ये है कि जो मदर है उसमें उसका जो RH नेगेटिव, ठीक है, उनमें ब्लड है और उनका जो इम्यून सिस्टम है मदर का वो फिर जो RH एंटीजन है उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, वो उसको एज अ रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, फॉरेन एजेंट की तरह उसको रिकॉग्नाइज करेगा और वो फिर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको पता है एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनती हैं, वो बनती है फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। फॉरेन एंटीजन वो हुआ जिसको बॉडी सेल्फ नहीं मान रही है, उसको फॉरेन मान रही है, तो उसके अगेंस्ट फिर वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो अब क्या हो रहा है, मदर में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन हो रही है अगेंस्ट दी RH एंटीजन। अब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में क्या होता है, या आप कह सकते हैं सेकंड प्रेगनेंसी अगर आपकी में बात करें, अब मदर में ऑलरेडी RH एंटीजन मौजूद है, ठीक है। अब मदर का जो ब्लड है इसमें RH के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ऑलरेडी है, तो RH एंटीबॉडीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट नाउ, ठीक है, ठीक है, आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन मदर्स ब्लड नाउ, ठीक है। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी इफ द फीटस इज आल्सो RH पॉजिटिव, और अगर जो फीटस है, ठीक है, फीटस भी अगर क्या है, फीटस भी अगर RH पॉजिटिव हुआ, तो क्या हुआ, RH पॉजिटिव का मतलब यहां पर RH एंटीजन प्रेजेंट है पर मदर में RH एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, these RH antibodies from the mother can potentially cross the placenta into the fetal bloodstream। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं it can enter the fetus blood system, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज हैं दे आर अगेंस्ट द RH एंटीजन, क्लियर। तो इसकी वजह से क्या होता है, some complications can develop and there can be the destruction of the RBCs, so there is a destruction of the fetal RBCs। Now, these maternal RH antibodies can attack and destroy the red blood cells of the RH positive fetus, a condition known as the hemolytic disease of newborn, HDN, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फीमेल जो मदर है उसमें RH एंटीबॉडीज पहले से मौजूद हैं, अब जो फीटस है वो है RH पॉजिटिव, तो ये RH जो एंटीबॉडीज हैं दे क्रॉस द प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं और वो फिर जो फीटस के ब्लड सिस्टम में पहुंचती है और वहां पे वो आरबीसीज को फिर डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। क्योंकि आरबीसीज पे क्या मौजूद होता है, RH एंटीजन। अब वो RH एंटीजन को के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है वो उसको अटैक करती हैं और वो आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर जाती हैं, जिसकी वजह से हीमोलिसिस होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ दी, आप कह सकते हैं आरबीसीज को हम बोलते हैं हीमोलिसिस, ठीक है। आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो यहाँ पे आरबीसीज का ब्रेक डाउन होता है और इस डिजीज को हम बोलते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न।
पर अब क्या होता है, इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट के लिए कुछ ऐसे इंजेक्शंस आते हैं जिसमें इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, वो हम अब यूज करते हैं। क्लियर? तो ये क्लियर है आपको? RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से ये समझाया है। अब हम आगे चलते हैं, तो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं इस केस में? द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फीटल रेड ब्लड सेल्स कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस सच एज सीवियर अनीमिया। इट कैन कॉज अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी, क्योंकि यहाँ पे आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, एंड दिस कैन कॉज अनीमिया। अनीमिया जब होता है फिर क्या होगा, जो पर्सन है वो काफी लेथार्जिक फील करेगा, ठीक है। पर इस केस में क्या होता है, दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड इट कैन ऑल्सो कॉज जॉन्डिस, ठीक है। तो जॉन्डिस में क्या होता है, बिलीरुबिन लेवल काफी बढ़ जाता है, और ये बिलीरुबिन लेवल क्यों बन रहा है, क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। पर्सन बहुत वीक फील करेगा क्योंकि हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन हो रही है। हीमोग्लोबिन ऐसा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंच रही है, तो वहां पे रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा है। रेस्पिरेशन के द्वारा क्या होता है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब जॉन्डिस क्या होता है, बिकॉज ऑफ द बिल्डअप ऑफ द बिलीरुबिन व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर ब्रोकन डाउन, ठीक है। तो जॉन्डिस में क्या होता है, देयर इज अ येलोइंग ऑफ द स्किन, येलोइंग ऑफ द आईज, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन क्या है, एक तो हीमोलिटिक डिजीज हो सकता है ऑफ द न्यूबॉर्न, और अनीमिया हो सकता है, और जॉन्डिस भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर? आइए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्लॉटिंग कैसे होती है, तो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट और कोएगुलम। तो ब्लड क्लॉट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ए क्लॉट primarily consisting of a network of threads known as fibrin, ठीक है। तो अंत में फाइब्रिन बनता है, और फाइब्रिन फिर मिलता है आरबीसीज और प्लेटलेट से, और वो बनाता है ब्लड क्लॉट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, नोन एज फाइब्रिन विद इन विच डेड एंड डैमेज ब्लड कंपोनेंट्स आर, ठीक है, एमोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट। अब ये क्लॉट किसका बना होता है, जो ये क्लॉट बनता है ये बना होता है फाइब्रिन का, ठीक है। अब ये फाइब्रिन ये आरबीसीज के साथ मिलके, रेड ब्लड सेल्स प्लस प्लेटलेट के साथ मिलके, ठीक है। फाइब्रिन, आरबीसीज और प्लेटलेट ये बना के मिला बनाते हैं क्लॉट, ठीक है, ये बनाते हैं क्लॉट। क्लियर? अब देखते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या होता है, क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो सबसे पहले फाइब्रिन जनरेशन बाय द थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन क्या करता है, इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ द फाइब्रिन। तो आपने देखा होगा फाइब्रिन जो ब्लड क्लॉट बनाता है इज जनरेटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रोजन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम थ्रोम्बिन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो थ्रोम्बिन होता है, ठीक है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन जो होता है, ठीक है, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है, इट इज इनएक्टिव। थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, और फाइब्रिन फिर आरबीसीज और प्लेटलेट के साथ मिलके क्या बनाता है, ये बनाता है क्लॉट, ब्लड क्लॉट बनाता है, ठीक है। यहां पे क्या थ्रोम्बिन इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट इज द फाइब्रिन जनरेशन बाय द थ्रोम्बिन। तो फाइब्रिन जो है वो लास्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके बाद थ्रोम्बिन प्रोडक्शन फ्रॉम दी प्रोथ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन कैसे बनता है, थ्रोम्बिन बनता है प्रोथ्रोम्बिन से, ठीक है। थ्रोम्बिन इटसेल्फ इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस इन द प्लाज्मा कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनता है, थ्रोम्बिन, ठीक है। अब जो थ्रोम्बिन हमने देखा, थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन को
कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। ठीक है, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है? थ्रोम्बिन। ठीक है, क्लियर? अब प्रोथ्रोम्बिन है, ये भी एक इनएक्टिव सब्सटेंस होता है। अब यहाँ पे भी एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ठीक है, अब पढ़ते हैं रोल ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। तो जो प्रोथ्रोम्बिन की कन्वर्जन होती है थ्रोम्बिन में, दैट इज कैटलाइज्ड बाय थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन नेसेसिटेट एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है, तो अब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। प्रोथ्रोम्बिन फर्स्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। यहां पर क्या एंजाइम इन्वॉल्व होता है? एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। अब क्या होता है? फाइब्रिनोजन एक और प्रोटीन होता है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा था जो प्लाज्मा होता है उसमें 3 प्रकार के मेजर प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन और एल्ब्यूमिन। ग्लोबिन जो है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है और जो एल्ब्यूमिन है वो ऑस्मोटिक रेगुलेशन करता है। अब फाइब्रिनोजन जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है, दिस इनएक्टिव फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म व्हिच इज नोन एज द फाइब्रिन। और यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है? थ्रोम्बिन। क्लियर? अब ये जो फाइब्रिन है ये किसके साथ मिलेगा? ये आरबीसीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, और प्लेटलेट के साथ मिलके ये बनाएगा हमारा क्या? ब्लड क्लॉट। ठीक है, दिस इज नोन एज द ब्लड क्लॉट। क्लियर? आगे चले हम थ्रोम्बोकाइनेस कैस्केड के बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो थ्रोम्बोकाइनेस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कैस्केड ऑफ एंजाइम। अब थ्रोम्बोकाइनेस कहां से प्रोड्यूस होता है? इज अ कैस्केड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग सेवरल फैक्टर्स that are normally present in the plasma in an inactive state। ठीक है, क्लियर? तो थ्रोम्बोकाइनेस कैसे प्रोड्यूस होता है? ये एक कैस्केड होता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस का, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये सारे फैक्टर्स कहाँ मौजूद होते हैं? ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव स्टेट में। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थ्रोम्बोकाइनेज। और थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है फिर? जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं प्लेटलेट एक्टिवेशन के बारे में। प्लेटलेट एक्टिवेशन कब होती है या ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है, इसका मतलब प्लेटलेट एक्टिवेशन का मतलब, तो पहला स्टेप ब्लड क्लॉट में क्या होता है? प्लेटलेट एक्टिवेशन। क्लियर है? तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। व्हेन एन इंजरी और ट्रॉमा अगर, जब भी आप कहते हैं स्किन पे अगर आपके कोई कट लग गया या कोई भी इंजरी हो गई, तब क्या क्या होता है? प्लेटलेट्स इन द ब्लड रिलीज फैक्टर्स, ठीक है, दैट ट्रिगर द कोएगुलेशन मैकेनिज्म। तो ब्लड प्लेटलेट्स आपको पता है वो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और तो ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से कोएगुलेशन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। नाउ दीज फैक्टर रिलीज्ड बाय द डैमेज टिश्यूज at the site of the injury can also initiate the coagulation process। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में? प्लेटलेट एक्टिवेशन। ठीक है, जो कि होता है इंजरी के बाद। इसके बाद क्या होगा? जो थ्रोम्बोकाइनेस प्रोडक्शन होगा, थ्रोम्बोकाइनेस फिर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में करेगा, फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और फिर फाइब्रिन आरबीसी और प्लेटलेट के साथ मिलके ब्लड क्लॉट बना देता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्लेटलेट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में। तो पहला क्या होगा? प्लेटलेट एक्टिवेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोडक्शन। फिर क्या होता है इसके बाद? थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा।
अब जो थ्रोम्बिन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट वो करेगा फाइब्रिन में, ठीक है? तो एंड प्रोडक्ट है फाइब्रिन। अब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट क्या करता है? थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है? हम थ्रोम्बोकाइनेज को THK लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? थ्रोम्बोकाइनेज। क्लियर है अब आपको? ठीक है? तो हम अब बात करते हैं कैल्शियम आयन की इंपॉर्टेंस क्या होती है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में। तो कैल्शियम आयन आर क्रूशियल फॉर क्लॉटिंग प्रोसेस, प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द सीरीज ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, तो कैल्शियम आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जितनी भी सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और कैल्शियम के अलावा विटामिन के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, क्लियर? अब हम बात करते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या होता है? तो लिम्फ होता है एक टिश्यू फ्लूइड, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं हम कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ और फिर उसके फंक्शंस के बारे में। तो lymph is a colorless fluid that plays a crucial role in the immune system and the circulatory system. क्लियर? तो ये जो लिम्फ है दोनों सर्कुलेटरी और इम्यून सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम के आपने बारे में पढ़ा होगा। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। क्लियर? अब लिम्फ क्या होता है? इट इज सिमिलर इन कॉम्पोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा बट लैक्स दी रेड ब्लड सेल। अगर हम प्लाज्मा में से रेड ब्लड सेल निकाल दें तो हमें क्या मिलता है? लिम्फ। ठीक है, तो प्लाज्मा हम लिख सकते हैं माइनस द आरबीसीज, दिस इज नोन एज द लिम्फ। क्लियर है? अब प्लाज्मा के आपको कंपोनेंट्स पता थे क्या क्या है? ज्यादातर प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है। मोस्टली प्लाज्मा इज वाटर, 90 to 92% प्लाज्मा इज वाटर। इसकी वजह इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और कुछ मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और क्या मौजूद होते हैं यहाँ पे? क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लियर? ठीक है, अगर हम इसमें से आरबीसी निकाल दे प्लाज्मा में तो हमें मिलता है लिम्फ। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं हम। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड, द फ्लूइड रिलीज फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द टिश्यू स्पेसिस इज नोन एज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और तो ये जनरल टर्म मैं आपको बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, तो दिस फ्लूइड इज रिलीज फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द टिश्यू स्पेसिस। तो टिश्यू की जो स्पेसिस होती हैं वहां पे जो फ्लूइड रिलीज होता है कैपिलरी से, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब बात करते हैं मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट ऑफ द प्लाज्मा। तो एक जस्ट ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट एंड गैस एक्सचेंज के बारे में। तो द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस एंड अदर सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर्स थ्रू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, अब जो भी एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, और जो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि, ठीक है, ब्लड में मौजूद होते हैं, उनका एक्सचेंज कैसे होता है? ब्लड और, ठीक है, सेल्स के बीच में थ्रू दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर? अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टिश्यू गैप्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज, इन सब का एक्सचेंज होता है ब्लड और सेल के बीच में। ठीक है, तो आपको पता है ब्लड से में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो डिफ्यूज होकर चली जाएगी सेल्स में, और सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के द्वारा वो फिर ब्लड में चली जाती है। और क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो चले जाते हैं सेल्स के अंदर, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल्स में जो बनता है वो फिर ब्लड में चले जाता है। तो ये जो ट्रांसफर हो रही है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड की मदद से होती है, जो कि टिश्यू गैप्स में मौजूद होता है। ठीक है, क्लियर? आइए आगे चलते हैं। तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा? हमने इस लेक्चर में RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ा,
हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होते हैं। इसके अलावा हमने लिम्फ के बारे में भी पढ़ा, ठीक है? तो बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम अब अगले लेक्चर में कवर करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा, ठीक है? आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।